नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ पिलर। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। एक ऐसे शख्स जिन्होंने हमेशा सिस्टम में रहते हुए भी सिस्टम का पालन किया और सिस्टम के बाद भी सभी लोगों को एक सिस्टम में बांधने का प्रयास किया। जी, मैं बात कर रहा हूं पूर्व आईपीएस सर अमिताभ दास जी की। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका, थैंक यू। सर, अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है देश में, वो सबसे बड़ी समस्या जो है गैस, पेट्रोल, डीजल की है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, सही कहा आपने। अब तो जो गैस की किल्लत है या तेल की किल्लत है, एक तरह से इसने राष्ट्रीय आपदा का रूप ले लिया है। और अब तो प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, संसद में स्वीकार किया है कि यदि पश्चिम एशिया की लड़ाई और लंबी खींच जाती है तो कोरोना जैसे ही विकट हालात पैदा हो जाएंगे। और दर्शकों को मालूम होगा कि अभी 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया, और इतना बड़ा हमला था कि उसमें ईरान के सर्वोच्च नेता शहीद हो गए, अली खamenei। उसके बाद ईरान ने भी बहुत बड़ा पलटवार किया, बहुत सारी मिसाइलें दागी। और सबसे बड़ा कदम जो ईरान ने उठाया वो ये कि हॉर्मुज़ का जो समुद्री रास्ता है उसको बंद कर दिया। तो हॉर्मुज़ का समुद्री रास्ता बहुत ऐसे देखिए तो सकरा है, 21 मील चौड़ा ही है, लेकिन उसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि दुनिया भर में जो तेल की आपूर्ति होती है उसका 30 से 35% उसकी आपूर्ति हॉर्मुज़ के रास्ते से ही होती है। और ईरान ने कहा है कि सिर्फ वो चीन और रूस के जहाज़ों को हॉर्मुज़ से गुजरने देगा, क्योंकि इन दो मुल्कों ने ईरान की मदद की है और भारत के जहाज़ नहीं गुजर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि देश में एक बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई है। और गैस के सामने लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं गैस सिलेंडर के लिए। और दो तरह के गैस सिलेंडर होते हैं, 14 किलो वाले होते हैं घरेलू गैस के सिलेंडर, एक 19 किलो वाले होते हैं कमर्शियल गैस के। दोनों गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बाधित हो गई है। सैकड़ों रेस्टोरेंट और होटल बंद हो गए हैं। अयोध्या में राम रसोई बंद हो गई है, जो राम मंदिर का किचन बंद हो गया है, क्योंकि जो लोग राम को ले आए वो लोग तेल को नहीं ला पा रहे हैं। उसके बाद हर जगह हाहाकारी स्थिति है। संसद में नारे लग रहे हैं, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब, और गोईठा बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पर लोग गोईठा खरीद रहे हैं। तो एक अजीब स्थिति आ गई है। वही उसी तरह तेल की भी किल्लत है। सब चीज़ें, चूँकि हॉर्मुज़ का मामला है, और अभी तो देखिए 1 महीना बीत गया युद्ध का। यदि ये युद्ध 1 महीना और चल गया, 2 महीना, तो बहुत ख़राब स्थिति होगी। अभी देखिए यदि पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं तो इस वजह से नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि अप्रैल में 5 राज्यों में चुनाव है। तो उस डर से जनता बहुत नाराज़ नहीं हो जाए, मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा नहीं रही है। लेकिन 29 अप्रैल को जो ही मतदान ख़त्म होगा 5 राज्यों का, बस उसके बाद तो आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगेंगी। तो आने वाले जो दिन हैं, मतलब अप्रैल का महीना, मई का महीना, ये सब आप कह सकते हैं बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। आम जनता की कमर टूट सकती है। जी सर, विपक्ष के द्वारा लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो भी अभी जो अफवाहें चल रही हैं सिलेंडर को लेकर के, डीजल को लेकर, पेट्रोल को लेकर के, ये सब भ्रमित किया जा रहा है। जबकि खुद नरेंद्र मोदी आकर के उन्होंने संबोधन दिया है कि थोड़ी सी स्थिति अगर नाजुक नहीं होती है तो बहुत समस्याएं हो सकती है। तो इस पर नहीं, भ्रमित की तो कोई बात नहीं है। तो प्रधानमंत्री ने आधिकारिक रूप से मान लिया। शुरुआती दिनों में ये जो भाजपा के राम भक्त लोग हैं वो कह रहे थे कि राहुल गांधी अफवाह उड़ा रहे हैं या कांग्रेस वाले अफवाह उड़ा रहे हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री ने संसद में स्वीकार कर लिया कि हाँ मुसीबत है, और मुसीबत और मतलब गहरी हो सकती है आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात, आप आँख से ना देखिए, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं हर जगह। बुज़ुर्गों को हार्ट अटैक आ रहा है लाइन में लगे लगे, महिलाएं गर्मी में बेहोश हो रही हैं, ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, 2000 में 3000 में सिलेंडर मिल रहा है ब्लैक में। कुल मिलाकर के सर ये कहा जा सकता है कि जो पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी के समय की थी, जी वो कहीं ना कहीं आज बस देश में एक ढकोसला बन करके रह चुकी है। लगातार जनता को बरगलाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2014 के बाद तो स्थितियाँ बहुत ख़राब है, और मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी कहीं ना कहीं एक मनहूस प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि जब से आए हैं तब से हिंदुस्तान की जनता लाइन में ही लगी हुई है। एक बार इन्होंने ऐसे नोटबंदी कर दिया था, उसके बाद लाखों लोग लाइन में लगे हुए थे नोट बदलने के लिए। फिर कोरोना की महामारी आई, उसमें ये अपना थाली लोटा बजवाते रह गए बालकनी में, और उसमें इतने लोग मर गए। उसमें फिर ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत हो गई। अब ये गैस सिलेंडर की वजह है। तो
बहुत खराब स्थिति और सबसे बड़ी बात एक बहुत संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। मतलब उनको आम जनता के कष्ट से कोई मतलब ही नहीं है। वो जो कहते हैं कि मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो एकदम मगन रहते हैं मोदी जी कि भाई गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ता रहे, आम जनता बहुत कष्ट में चली जाए। सर, बहुत सारे जो अभी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर पहले से ही वहाँ की सरकारें जो हैं आने वाली आपदाओं में सतर्क रहते हैं, अपनी यहाँ विधि व्यवस्था बनाए रखते हैं। तो क्या इनके जो पीए हैं या इनके जो भी लीगल एडवाइजर हैं, इनको कोई सूचना नहीं मिलता है? नहीं, सूचना देखिए सबको सब बात मिलती है। आजकल तक स्कूली बच्चे को सूचना मिलती रहती है। अब तो हम लोग सूचना क्रांति के युग में जी रहे हैं ना। हर एक स्कूली बच्चे के पास मोबाइल है, उसको भी दुनिया भर की सूचना। वो सब बात नहीं है। देखिए मजबूरी क्या है मोदी की। ये मोदी की जो गर्दन है वो बुरी तरह फंसी हुई है एप्स्टीन फाइल्स में, है ना। एप्स्टीन फाइल्स में मोदी के बहुत सारे वीडियो हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं, जिसके आधार पर ट्रंप मोदी को धमकाता है, ब्लैकमेल करता है। इस वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो सरेंडर मोदी बन गए हैं। और ईरान युद्ध पर भी ये बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के एक मतलब चपरासी की तरह नज़र आ रहे हैं। देखिए ईरान जो है वो भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। ईरान से भारत के अच्छे रिश्ते रहे हैं। अगर जरा सा भी मोदी ने विदेश नीति को ठीक से चलाया होता तो हॉर्मुज़ के रास्ते भारतीय जहाज़ भी गुजर रहे होते और ये गैस और तेल का संकट भारत को नहीं देखना पड़ता। लेकिन मोदी जी इतना ज़्यादा मतलब ट्रंप की दलाली में लग गए कि ईरान नाराज़ हो गया हमसे। अब देखिए ईरान के सर्वोच्च नेता मारे गए हमले में, अली खamenei। तो एक प्रोटोकॉल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है कि भारत को शोक प्रकट करना चाहिए था, है ना। जी जी बिल्कुल, शोक प्रकट करना चाहिए था, प्रोटोकॉल है जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में कहीं ना कहीं मोदी जी ने उसमें भी 8-10 दिन की देर कर दी। जब सोनिया गांधी ने आलोचना की है, कांग्रेस ने आलोचना की है, तब जाके भारत सरकार ने शोक प्रकट किया। इसी तरह ईरान का युद्धपोत आया था, वो भारत से लौट रहा था युद्धाभ्यास करके, उसको श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबा दिया। उसमें बहुत सारे ईरानी सैनिक मर गए। तो एक तरह से आप देखिए तो भारत पर अमेरिका का हमला हुआ, क्योंकि वो ईरान का जहाज़ हमारा अतिथि था, हमारा मेहमान था। लेकिन उस पर मोदी के मुंह में दही जमा रह गया, कुछ नहीं कहा मोदी ने ट्रंप की चमचागिरी में। इसी तरह ईरान में एक बंदरगाह है, चाबहार बंदरगाह, चाबहार पोर्ट, उसको ईरान ने 10 साल के लिए भारत को दे दिया था विकसित करने के लिए। चाबहार बंदरगाह पर भी अमेरिका ने बमबारी की है, तो उसको भी समझिए कि भारत ही पर हमला है। लेकिन उस पर भी मोदी जी का मुंह में मतलब दही जमा रहा। तो 100 बातों की एक बात यह है कि एप्स्टीन फाइल्स में नरेंद्र मोदी की गर्दन फंसी हुई है और उसी का खामियाजा पूरा हिंदुस्तान भुगत रहा है, हिंदुस्तान का आम आदमी भुगत रहा है। ये कब तक भुगतेंगे? अगर गलती कोई एक सर्वोच्च नेता करता है तो उसका भुगतान सारी जनता कब तक करेंगे सर? जब तक जनता मुर्दा बन के रहेगी। तो इसके आखिर इसके बाद किसको लाया जाए? अगर सारी पार्टियों को अगर देखा जाए, विश्लेषण अगर आप ये करते हैं तो कहीं ना कुछ खामियां तो सब में है। नहीं, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, परफेक्ट तो कोई नहीं होता। मेरी व्यक्तिगत राय पूछेगा तो मैं राहुल गांधी को मोदी से 1000 गुना बेटर आदमी मानता हूँ। और लोकतंत्र है, अगर जनता ने मोदी को चुना है, गलत आदमी को चुना है, तो फिर आपको तो भुगतना पड़ेगा। बबुल का पेड़ लगा के आम थोड़े खाइएगा। बिहार में ही जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ने चुनाव से कुछ दिन पहले 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं के खाते में भेजा, तो लोगों ने यहाँ पर एक विश्वास जगाया था कि हो सकता है कि इस बार दोनों का बहुमत दिया गया है, दोनों पार्टियों को, तो कहीं ना कहीं बेहतर काम हो। लेकिन पैसा देने के बाद कुछ दिन के बाद वो खुद ही गायब हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो सकता है? अब ये तो देखिए, आप पूछिए तड़ी पार अमित शाह से पूछिए। एनडीए ने नारा दिया था ना 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि पूरे देश में जैसे अभी लोकतंत्र वो बात के तो लिए है ही, लेकिन है इसी को तो अघोषित आपातकाल कहते हैं, है ना। जो आप कह रहे हैं बात सही है। इसी को कहा था कि अघोषित आपातकाल, मतलब कहने के लिए इमरजेंसी नहीं है, लेकिन इमरजेंसी जैसे ही बुरे हालात हैं। मतलब एक तरह से तानाशाही है। अब जैसे कोई भी व्यक्ति यदि मोदी और शाह के विरोध में कुछ बोलता है तो किसी के घर ईडी जाके रेड कर देती है, किसी को ईडी फंसा देती है, किसी पर सीबीआई का रेड हो जाता है, किसी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत अंदर कर दिया जाता है, किसी की निर्वाचित सरकार गिरा दी जाती है, मुख्यमंत्री तक जेल में डाल दिए जाते हैं। पिछले साल 2 मुख्यमंत्रियों को जेल दिल दिया गया, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल को और झारखंड के हेमंत सोरेन को। तो ये बात तो आपकी बहुत हद तक सही है कि इस देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालत हैं।
वो तो खैर मनाइए कि मतलब सामान्य बहुमत भी भाजपा को नहीं मिला लोकसभा चुनाव में, 240 पर अटक गई बीजेपी। यदि 400 पार कर जाती तब तो बिल्कुल इन लोग का एकदम नंगा नाच हो जाता। सर, महिलाओं युवाओं के कारण ही बिहार में बीजेपी हो चाहे जेडीयू हो, इन्होंने अपना बहुमत हासिल किया है। और यहाँ युवाओं को जो है सर, रोजगार के नाम पर अभी भी सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना पड़ता है। बीपीएससी ट्री 4 का जो आने वाला था सर नोटिफिकेशन, जल्दी फॉर्म आना था, वो भी अभी कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। महिलाओं जो एक उम्मीद एक विश्वास पर उनको जो वोट दे करके जिताई थी, तो आज जो लोग बेरोजगार हैं, जो सड़कों पर अपनी जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर हैं, उनको अतिक्रमण के नाम पर के जो है उनको कहीं नहीं रखा जा रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? खैर, अतिक्रमण हटाना तो बहुत गलत बात है। जो भी बुलडोजर चला है सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर ही चला है ना। और बड़े बड़े माफिया पर तो बुलडोजर चलता नहीं है। और इसलिए बुलडोजर चला रहा है क्योंकि भूमि माफिया की मतलब बुरी नज़र है गरीबों की ज़मीन पर। भू माफिया चाहता है कि गरीबों से ज़मीन खाली करा के उस पर कब्जा कर लिया जाए, इसलिए वो तो बहुत गलत हुआ है। और आपने कहा कि युवा लोग कटियारी फ्री नहीं है, तो देखिए युवा ना भारत सरकार के एजेंडा पर है ना बिहार सरकार के एजेंडा पर है। मोदी ने 2014 में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी, है ना। अब वही मोदी जी कहते हैं कि पकौड़े तलना भी रोजगार है ना। नाले से गैस निकाल रहे हैं, नाले से गैस निकाल रहे हैं। और अब देखिए सेना में नियमित बहाली ख़त्म हो गई, अब अग्निवीरों की बहाली होती है जो 28 साल में रिटायर कर जाते हैं। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा मजाक हुआ ना कि देश का प्रधानमंत्री 75 बरस का है और वो सफ़ेद दाढ़ी लेके बैठा हुआ है कुर्सी पर, और 28 साल का नौजवान रिटायर कर रहा है और उसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई पेंशन। और डोनाल्ड ट्रंप के मतलब चपरासी की तरह काम कर रहे हैं, वो इस देश के लिए बहुत मतलब अशुभ है। मेरा अपना मानना है कि इस देश को क्रांति ही बचा सकती है ना। सर, बिहार के मैनिफेस्टो में था कि 125 यूनिट जो बिजली फ्री मिलेगा, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी। 1 अप्रैल से बिजली का रेट बढ़ने वाला था, केवल 35 पैसा, लेकिन अभी जो टाइमलाइन के अनुसार मतलब आप एक हाथ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से ले रहे हैं। एक हाथ से आपने कहा कि 125 यूनिट बिजली फ्री होगी और उसके बाद आपने एक ही दिन में बिजली के 2-3 अलग अलग रेट कर दिए कि 5 बजे शाम से 11 बजे तक ये रहेगा, इतना बजे से इतना बजे ये रहेगा। पब्लिक भी कंफ्यूज्ड है। और फिर उस 125 यूनिट फ्री बिजली का मतलब क्या हुआ? तो ये सब जनता को समझना होगा कि किस तरह से उनको चूना लगाया जा रहा है। जनता को भी मैं दोष देता हूँ, जनता भी यहाँ की जो आवाम है मुर्दा हो गई है। लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग करते हैं, तो उसका फ़ायदा ही लोग उठाते हैं। जी सर, बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो एक सुनहरे मतलब भारत की भविष्य को देख रहे हैं। हम लोग जैसे बिहार से हैं तो बिहार के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो अभी अचानक से राजनीतिक में जो मोड़ आया है, जो नीतीश कुमार 20 साल से शासन में थे, आज कारण कुछ भी हो सकता है जिसके कारण से वो राज्यसभा में जा रहे हैं, तो आगामी चुनाव को देखते हुए कौन हो सकता है जो जिसको पर हम विश्वास करके जनता लोग जो है एक भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? आगामी चुनाव में तो समय है, 2030 में आगामी चुनाव होने हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ से जो है हम लोग आरजेडी को नकार रहे हैं, कहीं जेडीयू को नकार रहे हैं, अब तो भाजपा को बिल्कुल ही लोग नकारेंगे। तो अब क्या बिल्कुल जन स्वराज के बारे में ही लोग सोचेंगे? अब जन स्वराज भी एक है। देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मैं वामपंथी विचारधारा का हूँ, लेफ्टिस्ट हूँ, तो मैं तो वाम दलों को या कांग्रेस को देखना चाहता हूँ सत्ता में। लेकिन बिहार में जो अभी आज के हालात हैं, कांग्रेस और वाम दल भी हाशिए पर चले गए हैं। लेकिन कायदे से मैं पूरे देश में, बिहार ही क्या पूरे देश में वाम दलों और कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता हूँ, क्योंकि यही पार्टियां हैं जो कि आम आदमी के बारे में कुछ सोचती हैं। भाजपा का तो है कि राम नाम जपना, सेठ सेठानी अपना, है ना। राम मंदिर की बात करो, राम की बात करो, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों की दलाली करो। तो भाजपा तो कभी आम आदमी के लिए सोच नहीं सकती है। आम और राजद जैसी पार्टियां में इतना भ्रष्टाचार और जातिवाद है और परिवारवाद और ये सब कि ये सब तो परिवारवाद तो सर अब तो जेडीयू में भी पूरा खुल के आ रहा है सर। बिल्कुल, परिवारवाद का तो मुद्दा तो अब उस हमाम में सब नंगे हैं। लेकिन ऐसे देखिए तो मैं वाम दलों और कांग्रेस को सत्ता में देखना चाहता हूँ। तो मतलब कुल मिलाकर के ये देखा जाए, क्योंकि ये जो आप बता रहे हैं वो तो संभव न के बराबर है, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए कि बिहार की जनता जो है भगवान भरोसे ही है। मैं तो भगवान में क्योंकि जिस पे उन्होंने विश्वास किया, देखिए उसके अपोजिट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जन स्वराज पार्टी को भी थोड़ा मौका मिलना चाहिए था, है ना। यदि जन स्वराज पार्टी को बिहार की जनता ने पूरी तरह नकार दिया, मतलब उस पार्टी का खाता तक नहीं खुला, तो इसको मैं जनता की गलती समझता हूँ।
क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने जो मुद्दे उठाए थे वो तो आम जनता से जुड़े मुद्दे थे। मान लीजिए पलायन का मुद्दा था, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। और पलायन क्यों होता है? क्योंकि नौकरियां नहीं हैं बिहार में, इसलिए बिहारी मजदूर जाके गुजरात में खट रहा है, बम्बई में खट रहा है, इधर उधर कर रहा है। लेकिन पता नहीं जनता भी यहाँ लगता है नहीं चाहती है कि मेरा कुछ भला हो। सर, खुल करके जो है प्रशासन में रहते हुए, सिस्टम में रहते हुए मुजफ्फरपुर गाय घाट में एक दरोगा ने एक निहत्थे व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जाकर के उनके परिवार वालों से मिले थे। तो ऐसे सिस्टम में ऐसे लोग हैं, जब तक अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो तो मैं देखा, राजा सिंह संभवतः दरोगा का नाम है, और जगतपति राय ऐसे ही करके मृतक का नाम है। और कहा गया कि निलंबित कर दिया गया। निलंबन कोई सजा होती ही नहीं है। निलंबन क्या होता है? आज आप निलंबित कीजिएगा, 6 महीने बाद निलंबन से मुक्त कर दीजिएगा निलंबन की तारीख से। इसमें कायदे से हत्याकांड होना चाहिए था दरोगा पर, और कायदे से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। आपको सरकारी हथियार मिला है तो मर्डर करने के लिए थोड़ा ही मिला है, हत्या करने के लिए थोड़ा ही मिला है। मतलब खुल करके जो है अपराध हो रहा है। कहीं किसी को देखिए, छपरा में जो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ, इससे पहले पूर्व में दरभंगा में हुआ था। अभी जो है आप सैकड़ों उदाहरण है जी। और अभी जो है सर, कहीं ना कहीं लोग इस उम्मीद में है, नीट का भी केस अभी तुरंत ही है, जो अभी जो गैस सिलेंडर और डीजल पेट्रोल के बीच में उसको खोया हुआ है। अभी लोग जो है इससे परेशान है, उसको भूल चुके हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए बिल्कुल ये लग रहा है कि अब आदमी स्वयं अपनी सुरक्षा खुद करे। बिल्कुल, बिहार में तो ऐसे हालात हो ही गए हैं। जो मुख्यमंत्री हमारे हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, और उनका एक तकिया कलाम है कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, 2005 के पहले, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि 2005 के बाद इन्होंने बिहार को एकदम स्विट्जरलैंड बना दिया है। तो खुद वो मतलब अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हैं, खुद अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़े रहते हैं। अनंत सिंह जब बेऊर जेल में भी था तो उसको जेल में सारी सुविधाएं थी, उसको मोबाइल की सुविधा थी, है ना, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता था। एक और तस्वीर मैं दिखाता हूँ, ये भाजपा नेता सुनील पांडे की तस्वीर है। इसका बेटा भाजपा का विधायक है विशाल प्रशांत, है ना, बीजेपी का एमएलए है इसका बेटा। और तस्वीर में दर्शक देख रहे हैं, सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, कोई व्यक्ति AK-47 राइफल नहीं रख सकता है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था, तो मुन्ना भाई 3-4 साल तक जेल में रह गए थे। उन पर टाडा कानून के तहत केस चला था, आतंकवाद विरोधी कानून के तहत। तो कायदे से भाजपा नेता सुनील पांडे के घर पर पुलिस का रेड होना चाहिए और AK-47 बरामद होना चाहिए। लेकिन बिहार में यही स्थिति है। हमारे जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम पाताल से अपराधियों को पकड़ के ले आएंगे, गया में अपराधियों का पिंडदान कर देंगे, हमारा बुलडोज़र तैयार है। लेकिन सुनील पांडे के घर रेड करने की किसी में औकात नहीं है। पटना में जो नीट मामला हुआ है, चाहे गायघाट में जो अभी कांड हुआ है मुजफ्फरपुर में, वहाँ भी खुल करके कहाँ सम्राट चौधरी कुछ बोले हैं? वही ना, सम्राट चौधरी तो अभी अमित शाह के जूते साफ कर रहे हैं कि हजूर हमको अगला मुख्यमंत्री बना दीजिए। तो उनको फुर्सत रहेगी तब ना। सर, आप सिस्टम में रहे हुए हैं जी। अभी जिस प्रकार से निजी स्कूलों का जो एक तरह से उसको भी कह सकते हैं स्कैम, पढ़ाई के नाम पर लूट खसोट, जी, पढ़ाई के नाम पर हर साल जो रीएडमिशन चल रहा है, ज़बरदस्ती कि आप हमारे स्कूल से ही ड्रेस, जूता, कॉपी, किताब सारा कुछ आपको दिया जाएगा। तो इस पे आप पहले सिस्टम में थे, तो क्या आपको आपके तक भी तो ये बात पहुंची होगी? देखिए, सीधे तो मैं तो पुलिस ऑफिसर था, तो सीधे तो मतलब उससे संबंधित नहीं था शिक्षा विभाग से। लेकिन हाँ, एक नागरिक होने के और इसमें तो सब कुछ मालूम रहता है। तो क्या यहाँ से कुछ फंडिंग जाता है क्या? पार्टियों को जो जाता है क्या, कुछ टैक्स कुछ ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जाता है क्या? कुछ तो जाता ही होगा। देखिए, मोटी बात है कि कोई भी सरकार आती है वो माफिया के सहारे चलती है, या माफिया ही उसको चलाता है, चाहे वो शिक्षा माफिया हो, बालू माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, शराब माफिया हो। ये जो आप कह रहे हैं सही बात है, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत लूट खसोट होता है। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि सरकारी स्कूलों का बिल्कुल आप कह सकते हैं कोलैप्स हो गया है। तो जानबूझ के किया जा रहा है ना। अब जो भी जो है पूरा लड़का जो है, चाहे गरीब खून चूस बेच कर जो भी वजह हो, तो सरकारी स्कूलों का ऐसा कोलैप्स हो गया है कि जिस व्यक्ति के पास जरा भी पैसा है वो अपने बच्चों को चाहता है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। और वो जो माँ बाप की मजबूरी है, उसका ये फ़ायदा जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं, जो इस तरह से लूट खसोट मचा के रखते हैं, वो उसी का फ़ायदा उठाते हैं कि प्राइवेट। और देखिए, ये भी एक अजीब बात है कि प्राइवेट स्कूल में शिक्षकों का कस के शोषण होता है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को जितनी सैलरी मिलती है
उसका बहुत कम अंश मिलता है सर प्राइवेट स्कूल के टीचरों को। मतलब ये जो प्राइवेट स्कूल में जो लूट खसोट जारी है वो सिर्फ उसके मालिकों की झोली भरती है। नहीं तो उससे। वहाँ के जो मान लीजिए डीएम होते हैं, जो भी जिस स्कूल में है, तो उनको तो पावर होता है ना कि जाके स्कूल की निगरानी करे, जांच पड़ताल करे। तो आखिर फिर भी हर जिले का, हर राज्य का यही कहानी है। नहीं पावर तो बहुत चीज़ का होता है। तो डीएम लोग कौन सा हरिश्चंद्र है, एक तो बात ये बताइए। एक से एक अभी बिहार कुछ में तो जनता के लिए छोड़ देते ना ताकि लोग नहीं स्कूल में लगे सही कि हाँ, बात चलो। है, लेकिन डीएम लोग कौन सत्य हरिश्चंद्र हैं, और डीएम से बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव में काम करते हैं। ज़्यादातर जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं वो रसूखदारों के स्कूल हैं, कोई आम आदमी नहीं चलाता है, बड़े बड़े रसूखदार चलाते हैं। डीएम साहब ज़्यादा हाथ पर फड़फड़ाएंगे तो उन्हीं का ट्रांसफ़र हो जाएगा, उनको सीएम हाउस से फ़ोन आ जाएगा। ये सब है। देश से लेकर के और राज्य तक हमने हर मुद्दे पर कोशिश की है सर से कुछ बात किया जाए, जो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ में सर का जो यूट्यूब चैनल है, आप इनके बारे में, इनकी विचारधाराओं के बारे में दास बोले बिंदास यूट्यूब पर आप सर्च करिए न्यूज़ पिलर। बहुत बहुत धन्यवाद।